गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हम लोगों की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो पढ़ रहे थे कि हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका था और उस सेकंड चैप्टर का नाम क्या था हमारा, देखिए यहाँ तक हम लोगों ने मीनिंग, स्कोप, नेचर एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमने किन किन चीज़ों को देख लिया था कि हमारा कितनी तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसमें हमने बात कर लिया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। देन उसके बाद में हमने इनका डिफरेंस देखा था। फिर उसके बाद में बच्चा हम लोगों ने क्या देखा था कि जो बिजनेस होता है वो क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मतलब किसको हम बिजनेस बोलेंगे। उसके बाद में अब आ जाइए, क्योंकि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हमारा बिजनेस और एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने बिजनेस की बात कर ली, आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, फिर दोनों का कंबाइंड मीनिंग पढ़ लेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाइए। ठीक, तो देखो क्या दिया हुआ है, इस्टेब्लिशिंग अ गुड रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट कोर्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये आपकी बुक में बहुत सारा ऐसे दे के रखा हुआ होगा, पर हम आपको अपने शब्दों में इसको समझा दे रहे हैं कि ये कहना क्या चाहता है। देखिए हमने कुछ कुछ चीज़ें नोट करके रखी हुई हैं। तो जैसे मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या बताया इन्होंने कि ये एक रिलेशन है जो कोर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मतलब कि हमें प्रोडक्शन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे हमें लैंड की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है, उसके बाद में एक एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, उसके बाद में हमारे पास में कैपिटल होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं, आपस में जब एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। फिर इन्होंने यहाँ पे एक विलियम स्प्रिंगल करके वो हैं, उन्होंने बताया कि द ऑर्गेनाइजेशन इज़ दैट आर्ट विच इज़ यूज टू कंट्रोल द मैन, मशीन एंड गुड्स इन इंडस्ट्री। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक तरीके की संस्था होती है जो क्या करती है, जो आपके यहाँ पे मैन है, मतलब जो काम कर रहे हैं लेबर से, उससे रिलेटेड हो सकते हैं, या कोई भी मैन पावर है, ह्यूमन पावर है, वो सारी उसका कंट्रोल, आपकी मशीनरी का कंट्रोल, और जो गुड्स आपकी इंडस्ट्री में बन रहे हैं उनके बीच में जो एक कंट्रोलिंग पावर अथॉरिटी काम करती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अरे जैसे होता है ना कि किसी भी सामान को बनाने के लिए अभी आप लोगों को प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप क्या करते हो, बहुत सारी चीज़ें आर्ट एंड क्राफ्ट की खरीदते हो, प्लेन पेपर, ये पेपर, वो पेपर, दुनिया भर की चीज़ें खरीदते हो, फिर उसको एक क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो इस तरीके से कि आपका प्रोजेक्ट एकदम बढ़िया तरीके से बन जाए। तो उसी तरीके से क्या होता है, एक संस्था होती है। जैसे मान लिया कि किसी को एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है उसको कैपिटल, लेबर, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर उसको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना कि किस मात्रा में चाहिए, मतलब क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। पता चल रहा है हमारे यहाँ पे लेबर की सिर्फ 2 ज़रूरत है और हमने 4-5 रख लिए हैं, हमारे यहाँ पे कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत है, तुमने कैपिटल कम लगा के रखी है, तो बिज़नेस कभी ग्रो करेगा नहीं करेगा। तो यही इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अभी जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे तो एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिखी हुई हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए उसका जो फॉर्मेशन होना चाहिए वो बहुत ईजी होना चाहिए, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। इसको अगर बुक में रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हैं। देखो दिया है, द फर्स्ट चॉइस ऑफ प्रॉपर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ as to which one can be formed with the greatest ease. An ideal form of organization is one which can be brought into existence with the least difficulties, मतलब जो difficulties होंगी वो बहुत कम होनी चाहिए। A good form of organization is one which involves the least expense in formation of minimum of legal formalities। देखो कह रहे हैं, इतना समझने की कोशिश करो, इसको रीड तो हमने कर दिया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे आप उस बिजनेस में जाना ज़्यादा प्रेफर करोगे जहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो कैसी होंगी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम कॉस्ट लगे, मतलब पैसा कम लगे, और लीगल बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ ना हो, वरना आपको रजिस्ट्रेशन कराने में ही या वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ कराने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो यही बताया गया है कि जो फॉर्मेशन होना चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ईजी होना चाहिए। ठीक, फिर दिया है
ईज़ ऑफ राइजिंग कैपिटल मतलब अगर आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो हमने जैसे किसी भी कंपनी को अगर कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करती है, अपने शेयर या डिवेंचर पब्लिक में इशू कर देती है। तो वो कह रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए तो जो जब उसे कैपिटल की ज़रूरत पड़े तो उसका क्या कैपिटल उसे मिल जाए, ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है। वेयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ नीडेड इट इज़ डिज़ायरेबल टू इंश्योर दैट इन्वेस्टर इन द बिजनेस आर assured of safety of investment, fair return और investment and transfer। देखो कह रहे हैं कि अगर आपको अपनी फर्म में कैपिटल को इंक्रीज़ करना है तो आपकी फर्म इस तरीके की होनी चाहिए जहाँ पे इन्वेस्टर को एक बार भी सोचना ना पड़े, मतलब कि जो रिटर्न होंगे ना वो तुरंत आपको क्या मिल जाए, मतलब मिल जाए, रिटर्न्स अच्छे मिलें। जैसे अगर हमारी गुडविल अच्छी होगी, हम टाइम से पैसा लोगों का लौटा देते होंगे या टाइम टू टाइम उनको डिविडेंड देते रहते होंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि कोई भी एश्योर हो जाएगा। जैसे अगर जो कोई भी चीज़ है, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है तो तुरंत ही परचेज़र बिना सोचे समझे पैसा लगा देता है ना, क्योंकि पता है कि उसका पैसा कहीं जाना नहीं है। तो आपकी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी इस तरीके की होनी चाहिए जहाँ पे जो रिस्क हो लोगों का वो कम हो और जो इन्वेस्टर हो वो एश्योर हो सके कि उनका पैसा क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा था आपका क्या, ईज़ ऑफ राइजिंग कैपिटल। अब बेटा नेक्स्ट देखो क्या दिया है, लिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब पता है क्या होता है? जैसे लाइबिलिटी का मतलब समझो, जैसे हमने एक कोई बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में क्या होता है कि हम लॉस में चले गए, मान लिया हमारा सारा लॉस हो गया, हमारे पास कर्जा ज़्यादा हो गया, मतलब लोन हमारे ऊपर ज़्यादा हो गया, तो उस लोन को आप पे ऑफ करने के लिए आपकी कितनी जो असेट होंगी या जो कितनी आपकी चीज़ें होंगी उनको एक तरीके से बेच दिया जाएगा। जब मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी को भी आपकी यूज़ कर लिया जाता है तो वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहलाती है। मतलब आपको अगर पे ऑफ करना, जैसे अगर आपके बिजनेस के अंदर, मतलब बिजनेस को और पर्सनल प्रॉपर्टी को अलग अलग रखा जाता है तो वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मतलब आपको लॉस हो गया किसी भी बिजनेस से तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं यूज़ किया जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो यही बताया है कि जो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क, मतलब अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी तो आपका रिस्क ज़्यादा होगा, फिर आप तरह तरह के तरीके ढूंढते रहोगे कि हमें प्रॉफिट ही होना चाहिए हर सिचुएशन में। तो जो आपका फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए जिसमें जो आपकी लाइबिलिटी हो वो लिमिटेड हो। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले ऑर्गेनाइजेशन को इग्नोर किया जाता है। अब देखिए बेटा सेकंड आपका फोर्थ पॉइंट क्या दिया है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या है, एक डायरेक्ट रिलेशन है किसका किसका, जहाँ पे आपका देखो कह रहे हैं, इसकी लाइन पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिया है कंट्रोल शुड लाई वेयर ओनरशिप लाई। कह रहे कंट्रोल वहीं पे एप्लीकेबल होगा ना जहाँ पे ओनरशिप होगी। अच्छा खुद समझो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपके साथ का ही कोई पार्टनर, मतलब साथ का कोई पार्टनर या आपका कोई कलीग आता है और बोलता है आपसे कि अरे तुम ये कैसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो और क्या ये दुनिया भर का। तो अच्छा बताओ, तुम सुनोगे उसकी बात को? नहीं सुनोगे। लेकिन वही चीज़ अगर ओनर करेगा, मतलब जो आप जिसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, अगर उस टाइम पे ओनर बोलेगा तो आप क्या करोगे, काम अच्छे से करोगे। तो वही लाइन बोली गई है, कंट्रोल शुड लाई वेयर ओनरशिप लाई। मतलब कंट्रोल वहाँ पे आपका लाई करता है जहाँ पे आपकी क्या ओनरशिप लाई करती है। देयर विल लीड द मैनेजमेंट एंड द एंटरप्रेन्योर टू टेक एक्टिव इंटरेस्ट इन द एलिमेंट रनिंग। कह रहे हैं कि ये क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन, आपको जो मैनेजमेंट होता है और जो एंटरप्रेन्योर होता है उनको एक एक्टिव इंटरेस्ट देता है, ठीक, कि वो अपने काम को क्या कर सकें, अच्छी तरीके से कर सकें। फिर आपका बेटा नेक्स्ट पॉइंट है फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है, अ गुड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफर द मैक्सिमम फ्लैक्सिबिलिटी एंड एडेप्ट। देखो कह रहे हैं कि अच्छा कौन सा इंसान ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे कि
एक वो इंसान होता है कि जैसे कुछ भी प्रॉब्लम आई लाइफ में और वो तुरंत ही नहीं यार अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, एकदम नेगेटिव टाइप का इंसान कि नहीं अब तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, अब तो बस बैठ जाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए लाइफ में, और मैंने इतनी मेहनत की थी, सब खराब हो गया, सब बेकार हो गया सारी चीज़ें। और एक वही पॉजिटिव इंसान होता है, वो क्या सोचता है कि नहीं यार अगर ये काम ऐसे नहीं हुआ तो मेरे अंदर कुछ कमी होगी, मैं इसको ऐसे करके देखता हूँ तो ये इस तरीके से हो सकता है। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई होप रहती है और वो अपने अंदर क्या करता है, चेंजेस लाता है। मतलब जिस तरीके से सिचुएशन होती है उस परिस्थिति में अपने आप को क्या कर लेता है, ढाल लेता है और सारी मुश्किलों का सामना कर लेता है। उसी तरीके से बताया है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए वो इस तरीके की हो कि अगर कोई भी चेंजेस मार्केट के अंदर आते हैं तो वो उसको तुरंत क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। जैसे हम लोगों के, आपने देखा होगा कि पहले नोकिया के फ़ोन बहुत चलते थे, तो नोकिया ने क्या, और टेक्नोलॉजी आई, एंड्रॉयड सिस्टम आया, तो उस टाइम पे नोकिया और सैमसंग दो ही कंपनी इतनी ज़्यादा थी इंडिया के अंदर। और जब भी देखो जिसके पास में कौन सा फ़ोन है भाई नोकिया है, कौन सा फ़ोन है भाई नोकिया है, कौन सा है सैमसंग है, बस यही दो चल रहा था। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि जो आपकी नोकिया कंपनी थी उसने क्या किया कि जो चीज़ें मार्केट के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाई, मतलब एंड्रॉयड आया तो उसने एंड्रॉयड लाने में बहुत टाइम लगा दिया, कस्टमर रुके नहीं, उसने क्या किया, वो दूसरे प्रोडक्ट पे अपना चले गए क्योंकि उनको क्या चाहिए था, उनको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी थी। तो इसी तरीके से बोल रहे हैं कि अगर कभी कोई भी सिचुएशन आती है, मतलब मार्केट के अंदर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ना हो कि उसको एडजस्ट करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ हों। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर करना है जहाँ पे जो आपके ऑपरेशंस हो बहुत ही फ्लेक्सिबल हों, मतलब चीज़ें जो हों बहुत एक स्मूथ वे में चल रही हों, और जो आपकी एडेप्ट करने की क्षमता है किसी भी चीज़, किसी भी टेक्नोलॉजी को या किसी भी सिचुएशन को, वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो यही बताया है। नीड टू, अब आगे पढ़ लो, द एंटरप्रेन्योर विल कंसीडर एज टू वेदर इट विल एडेड द फैक्ट। अब देखो वही चीज़ बताया है कि अब हर इंसान के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे एम्प्लॉय होंगे उसी तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। तो उनको शुरू से ही क्या होना चाहिए, बताया, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फिर उसके बाद में कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की होनी चाहिए ना जिसमें कॉन्टिन्यूटी हो। ये नहीं है कि आज शुरू किया कल बंद कर दिया, या कोई ऐसे बिजनेस में घुस गए जिसका 3 महीने 2 महीने चल रहा है, जैसे आइसक्रीम वगैरह का बिजनेस नहीं होता है, वो क्या, मतलब यहाँ तो चलिए मतलब लोग ठंड में भी खा लेते हैं, लेकिन अब जैसे गांव वगैरह में है तो वहाँ पे क्या एक टाइम पीरियड होता है। अब आइसक्रीम का एग्जांपल ना भी लो तो जैसे आपका रेनकोट हो गया या आपका अम्ब्रेला हो गया या इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, एक टाइम पीरियड होता है तभी वो परचेज सेल की जाती हैं। तो बताया कि आपकी एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन हम किसको बोलेंगे, एंजॉय अनइंटरप्टेड एग्जिस्टेंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक, को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट इम्पॉर्टेंट दैट ही शुड बी एबल टू फॉर्मुलेट प्लान्स फॉर द फ्यूचर एंड टू मेक इन्वेस्टमेंट पेइंग फॉर कॉन्सिडरेबल, जो आपका कॉन्सिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम है। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एबल व्हेन अनडिस्टर्बेड एटलीस्ट थ्रू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल्सो रेसिस्ट टेम्परेरी डिस्टर्बेंस। कह रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी क्या ना हो, मतलब कॉन्टिन्यूटी में चलती रहे, मतलब उसमें कोई इंटरप्शन ना आए कि अच्छा ठीक है अभी इतने दिन के, अभी जैसे मान लो इस टाइम पे कोरोना चल रहा है तो उस टाइम पे क्या है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई, तो चलिए ये तो एक आपको ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, मतलब ये किसी को पता नहीं था कि क्या बोलते हैं ऐसा होने वाला है कुछ भी। तो वही चीज़ बता के रखी हुई है ना कि आपको ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें कॉन्टिन्यूटी और स्टेबिलिटी होनी चाहिए। फिर दिया है रिटेंशन ऑफ बिजनेस सीक्रेट, मतलब आपकी बिजनेस के जितने भी सीक्रेट हैं, मतलब हर जैसे कोई भी ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होती है, कुछ बुराइयाँ होती हैं कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, ठीक है, तो अपने सीक्रेट अपने तक रखने चाहिए। इसी तरीके से बिजनेस के भी क्या होती हैं बहुत सारी मतलब वीक पॉइंट होते हैं, मतलब जहाँ पे उनके पास में या तो टेक्नोलॉजी नहीं है या मान लो अच्छे एम्प्लॉय नहीं है कुछ भी, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे सीक्रेट वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मतलब आपकी एंटरप्रेन्योर जो हैं, जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं या जो भी एम्प्लॉय हैं उसके अंदर, वो
बिजनेस का जो भी इंफॉर्मेशन है उनको बाहर लीक ना करें, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिटेंशन ऑफ बिजनेस सीक्रेट, यही बताया है। फिर दिया है फ्रीडम फॉर स्टेट रेगुलेशन। बेटा इस तरीके का बिजनेस हो जिसको स्टेट रेगुलेशन का मतलब होता है लीगली, मतलब बाउंड ना, मतलब आप लीगली आपको रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए, मतलब मना ना किया कि आप ये बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो फ्रीडम जिसको प्रोवाइड की हो, कहाँ से, स्टेट रेगुलेशन से। फिर दिया है लाइटर द टैक्स लाइबिलिटी, मतलब आप खुद सोचो ना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपका प्रॉफिट का आधे से ज़्यादा भाग किस में चला जाएगा? आपका टैक्स में चला जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की होनी चाहिए जिसमें लाइटर टैक्स लाइबिलिटी हो, बहुत ज़्यादा टैक्स आपको ना पे करना पड़े। तो बेटा देखिए हमने बिजनेस का मीनिंग समझ लिया था, उसके बाद आज हमने क्या, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ लिया। ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके एग्जाम में भी वगैरह पूछी जाती हैं। तो देखो क्या हो गया, ईज़ ऑफ फॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब उसका फॉर्मेशन बहुत ईजिली हो जाना चाहिए। उसके बाद में कैपिटल को राइज करना उनके लिए आसान होना चाहिए, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होनी चाहिए। जो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाता है किसमें, ओनर्स में, कंट्रोल में और मैनेजमेंट में। फिर बताया फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ऑपरेशंस के अंदर, मतलब जो आप काम कर रहे हो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, रिटेंशन ऑफ बिजनेस सीक्रेट होना चाहिए, फिर फ्रीडम फॉर स्टेट रेगुलेशन, फिर उसके बाद में लाइटर टैक्स लाइबिलिटी। तो ये देखिए बेटा आपका क्या था, ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज मीन्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो अब उसके बाद में हम सेकेंड चीज़ क्या देखेंगे, बिजनेस के मीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग। अब हम बात करेंगे दोनों का कंबाइंड मीनिंग कि मतलब इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हम एक सब्जेक्ट के रूप में अगर इसे पढ़ रहे हैं तो हमें इसका मीनिंग सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब पढ़ते हैं हम कि मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है, ठीक। तो रीड करना शुरू करते हैं। दिया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ लाइक अ प्रोसेस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके की प्रोसेस होती है विच कोऑर्डिनेट द डिफरेंट, किस चीज़ में, विच डिफरेंट फैक्टर ऑफ बिजनेस टू अचीव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। आप कह रहे हैं कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके की प्रोसेस कर रहे हैं जो तरह तरह के फैक्टर है ना, उसमें क्या कर सके, एक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश कर सके। तो देखिए अब हम डेफिनेशन की बात कर ले रहे हैं, तो इसमें डेफिनेशन में आपको 3 डेफिनेशन दे के रखी हुई है। तो दिया है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है मीन्स टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़। कह रहे हैं कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, क्या मतलब बताया इन्होंने, बताया कि डायरेक्ट कंट्रोल होता है बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही ना, बिजनेस में क्या एक्टिविटीज़ होंगी, सेल्स होगा, परचेज होगा, रॉ मटेरियल को परचेज करना होगा, एम्प्लॉय को हायर करना होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। उन सारी चीज़ों के बीच में क्या करता है, ये डायरेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। तो ये फर्स्ट आपकी क्या हो गई डेफिनेशन। उसके बाद में दिया है अकॉर्डिंग टू आर.बी. बोस। आर.बी. बोस ने क्या बताया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो इन्होंने बताया बिजनेस organization points out to all such activities which establish कंस्ट्रक्टिव रिलेशन अमंग मैन, मटेरियल एंड मशीनरी। कह रहे हैं कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या चीज़ है कि जी हर तरीके की एक्टिविटीज़ के बीच में क्या एक कंस्ट्रक्टिव रिलेशन बनाता है। मतलब कि हम अगर कोई भी चीज़, जैसे अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो हमें क्या मैन, मटेरियल और मशीनरी की ज़रूरत होगी, पहले ही बता चुके हैं। तो इन्होंने बताया कि उसके बीच में एक ऐसा संबंध स्थापित करेगा जिससे क्या हो सके, जो हमारे इन ऑर्डर टू अटेंड द प्री डिटरमाइंड गोल, जिससे हमने अपने जो गोल सेट किए हैं उसको हम क्या कर सकें, अचीव कर लें। तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ कि मतलब देखो बिजनेस का मतलब क्या होता था कि परचेज एंड सेल्स होती थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, रिस्क होता था और भी चीज़ें। तो बिजनेस को करने के लिए हमारे पास में एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, मतलब सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी तरीके से होना चाहिए कि जो बिजनेस का मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, उसको हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो एक तरह हमारी क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन, एक तरफ हमारा होता है बिजनेस, और दोनों का इस तरीके का मतलब
एक तरीके का रिलेशन जिससे क्या कर सकें हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें, उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बोला आर.बी. बोस ने। फिर L.H. हेंसे हैं, इन्होंने क्या बोला, अ बिजनेस अंटिल मे बी डिफाइंड, बिजनेस को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ मोर और लेस इंडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल ऑर्गेनाइज। सारे लोगों ने एक ही बात बोली है घुमा फिरा के, इन सारी जो भी हमारे पास में चीज़ें हैं उनको एक तरीके से आपस में संबंध स्थापित करना, जिससे हम क्या कर सकें, अपने एम और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें, उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों का कवर हो चुका है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ठीक, अब उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ को कितने मतलब पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, ये जिस्ट में पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा।